27 में योगी के सामने बड़ी चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटना है और लगातार जिस तरह से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है, उससे भी पार पाना है। और 24 का जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, जिसको लेकर अखिलेश की पार्टी जो है वो भूले नहीं समाती है और बार बार वही याद दिलाती है, तो उसका भी तोड़ निकालना है। तो 27 में जीत पक्की करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कौन सा कदम चल दिए हैं, कौन सी स्कीम्स गेम चेंजर साबित होने वाली हैं और एंटी इनकम्बेंसी से लेकर विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की काट और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे के नैरेटिव को कैसे योगी साधेंगे और यूपी में क्या वाकई में वो एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बिनास त्यागी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी इस वक्त मौजूद हैं। समीर जी, योगी जी को एक ऐसा काम करना है जो अभी तक इतिहास में किसी ने नहीं किया और पार्टी ने भी अब क्लियर कर दिया है कि भाई योगी जी ही वो चेहरा होंगे जिसके नाम पर 27 के चुनाव में औपचारिकता ही थी इसकी, इसको लेकर जैसे कहते हैं विपक्षी दल बड़े सारे कयास लगवा रहा था, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी क्लियर है। तो ऐसे में चुनौती बड़ी है और दारोमदार 29 का रास्ता निकालने का भी है 27 के जरिए। तो ऐसे में योगी जी ने जो महिलाओं के लिए घोषणा की है, आपको लगता है कि वो गेम चेंजर साबित होगी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ? देखिए, अगर योगी जी का कार्यकाल अगर देखें अभी पूरा 2017 से लेकर, तो लगातार योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने जिस तरीके से अपराधों से मुक्त उत्तर प्रदेश को किया, सारे माफिया मिट्टी में मिला दी योगी जी कहते हैं। उसके बाद महिलाओं को जो सुरक्षा देखें कि अपराधियों से जो मुक्ति होने के बाद महिलाओं को जो सुरक्षा महसूस हुई, वो एक बड़ा योगी जी का मॉडल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो योगी जी ने जो तीसरे कार्यकाल के सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और युवाओं के ऊपर फोकस किया हुआ, अगर आप देखें, योगी जी खुद युवा है अगर देखा जाए तो, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर 50,000 रुपये की जो स्कीम लाने का चल रहा है कि 20,000 रुपये पहले दिया जाएगा, 10,000 की 3 स्कीम बाद में दी जाएगी, या 30,000 पहले दी जाएगा और 10,000 बाद में दी जाएगी। ये इसकी भी घोषणा होती है, लेकिन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व को इसकी महिलाओं को लेकर आने वाली है। और देखिए योगी जी के साथ अखिलेश जी भी कह रहे हैं 40,000 भी देंगे, 4,000 इंटरेस्ट भी देंगे, 44,000 का सपना तो वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, कौन वादा करता है, किसके वादे पे ज़्यादा भरोसा होता है, जनता उसके साथ जाती है। जनता इस बात को जानती है कि योगी आदित्यनाथ अगर जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर ये वादा करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और योगी की जो छवि महिलाओं के भीतर है, क्योंकि अपराध से मुक्त करके जो महिलाओं को जो सुरक्षा मिली, अपराधियों से मुक्ति मिली है, उससे महिलाएं भी बहुत खुश है। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा कारण योगी जी की लोकप्रियता में रहा है। तो निश्चित रूप से योगी इस बार पूरा जो चुनाव में तीसरी बार वापसी करेंगे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि तीसरी बार लगातार सरकार में आना योगी जी का और मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि 2024 में जरूर एक झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद से जिस तरीके से ओवरकम किया है पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, अब संगठन की टीम भी वहाँ पर जारी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से एक गेम चेंजर स्कीम योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लेकर आने वाले हैं। सर, जैसे महिलाओं की स्कीम को लेकर हम कहते हैं कि आधी आबादी आमतौर पर मोदी और योगी को वैसे भी ज्यादा पसंद करती है। महिलाओं का जो वोट बैंक है, महिलाओं की जो पसंद है, वो मोदी जी और योगी जी को लेकर हमेशा उनका झुकाव भी रहता है। जो सर्वे हैं, जो पुरानी ECI के जो वोटिंग पैटर्न के डेटा निकल कर आते हैं, तो ऐसे में जब इस तरह की स्कीम्स की लॉन्चिंग होती है, क्या वो एक तरह से स्टैंप होती हैं और क्या यही तरीका रह गया है? क्योंकि हमने देखा था महाराष्ट्र में कुछ एंटी इनकम्बेंसी जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव और जो तमाम चीजें बनाने की कोशिश हुई, फिर लाडकी बहन कहते हैं गेम चेंजर साबित हुई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार इतनी कहा जा रहा था कि लाडली बहना जैसे ही लाए वो स्कीम तुरंत गेम चेंजर साबित हो गई। तो क्या एक ही रास्ता बचा है कि भाई महिलाओं के दिल तक जाना है तो उनकी जेब भर दीजिए? लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजें बात की बात है, लेकिन चुनावी साल आते आते आपको ऐसी कोई स्कीम देनी होगी। नहीं, मुझे लगता है खाली स्कीम के कारण चुनाव नहीं जीते जाते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण भी है कि जब सरकारों ने स्कीम दी उसके बाद भी चुनाव हार गई। ममता बनर्जी लगातार महिलाओं के लिए पैसे देती रही, उसके बाद ममता बनर्जी चुनाव हारी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने दिया था तो वो चुनाव वहाँ पर आ रहे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महिलाओं को तमाम योजनाएं दी थी उन्होंने, उसके बाद वो चुनाव हारे। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को देखे, जगनमोहन रेड्डी का आप देखते थे आंध्र प्रदेश में उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए फ्री स्कीम लेकर आए थे, युवाओं को लेकर आए थे, किसानों को लेकर आए थे, उसके बाद वो बुरी तरह चुनाव हारे। तो सिर्फ एक ये कारण नहीं होता है किसी भी राजनीति में का सरकार का बनना और या हारने का। आप पूरे 5 साल आपने कैसे काम किया, ये सिर्फ एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है। आपकी जीत में थोड़ा सा है कि ये सपोर्ट कर देता है। जनता इस बात को देखती है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर कैसा किया, आपने बाकी एजुकेशन के लिए क्या किया, हेल्थ पे आपने काम किया, हाईवे बाकी चीज़ों पे आपने काम किया,
बाकी जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वह 5 साल काउंट होते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल महिलाओं को मदद मिल मतलब टॉप अप जाती है। स्कीम जैसा तो होता है। सरकार भी जानती है कि भाई इस पैसे से कोई महिलाओं का घर नहीं चलने वाला। ये एक सपोर्टिव रहती है कि आप कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको हम एक आर्थिक मदद दे रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, तो सरकार आपके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 5 किलो अनाज की योजना 80 करोड़ लोगों को दिया, तो भाई उसी कारण मोदी की सरकार नहीं आती है। अब अनाज था सरकार के पास, लोगों को दिया, गरीब लोगों को, तो एक सपोर्ट हो गया उनको। तो वैसे ही ये योजना है, जो कैश दिया जाता है, ये सपोर्ट होता है, सिर्फ इस आधार पर सरकार नहीं आती है। योगी आदित्यनाथ का जो पिछले 2017 से लेकर 2027 जब चुनाव होंगे तब तक 10 साल का जो कार्यकाल रहेगा, वो 10 साल का कार्यकाल पूरा काउंट होगा, और मुझे लग रहा है उसी के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार में वापसी करेंगे। सर, एक जो बड़ा मुद्दा रहता है वो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है, खासतौर से बेरोजगारी। कई जो सर्वेज हुए हैं उसमें भी जब हम कई सर्वेयर जो थे उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आज की डेट में कहें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का होता है। तो उससे निपट पाने में आपको लगता है, और जेनजी का जो भी हाल फिलहाल में आंदोलन और जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा है कि भाई जेनजी के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसको काट पाएंगे योगी जी? उन्होंने कई स्कीम्स के लिए भी कहा है कि डायरेक्ट बातचीत करेंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से जो अनाउंसमेंट कर दी। मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था उससे योगी आदित्यनाथ की सरकार अलर्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और योगी लगातार अपने जो ब्यूरोक्रेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसमें इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि युवाओं पे आपको फोकस करना है। एक बड़ा वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं का है, तो जंतर मंतर के बाद युवाओं के अंदर एक असुरक्षा की भावना महसूस हुई है, या युवाओं को लग रहा है कि रोजगार का क्या होगा, परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने परीक्षा पेपर लीक में उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने वहाँ काम किया है। अब योगी आदित्यनाथ युवाओं को फोकस करते हुए कहना चाहते हैं कि भाई रोजगार भी तभी आएगा जब राज्य में थोड़ी स्थिरता आएगी। पहले अपराध से मुक्त हुआ है जिस तरीके से, अब इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी रोजगार आएगा, तभी इंडस्ट्री आएगी, तभी रोजगार आएगा। तो योगी ने बताया कि पहले अपराध के कारण प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर आता नहीं था, कि लूट होगी और अपहरण होगा, सारे उद्योग चलते थे। पेशेंस होगा यूथ में? नहीं, मुझे क्योंकि देखिए बेरोजगारी ऑल ओवर एक सर्विस में भी निकल कर आ रहा है। अब तो योगी आदित्यनाथ डिलीवरी की स्टेज पर आ गए, लोगों को देने की स्थिति में आ गए। 10 साल में उन्होंने जो गड्ढे थे वो भरे हैं। अब मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है, बड़े उद्योग समूह वहाँ पर आ रहे हैं, अंबानी, अडानी और तमाम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिया है कि बड़ी कंपनियां वहाँ पर आ रही है। तो समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर संसाधन मिलेंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए केंद्र सरकार मदद दे रही है। अब कल ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 1 करोड़ लोगों को AI का हम ट्रेनिंग देंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक वो है गरीब लोगों को लिए कि ये जो फ्री कोचिंग की जो घोषणा करी है, वो एक बड़ी घोषणा की है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कोचिंग देना है, उसकी एक घोषणा की है। तो केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, उन तमाम योजनाओं को एक साथ लेकर मुझे लगता है योगी अगले बार के चुनाव में एक बेहतर युवाओं के लिए वहाँ पर नौकरी और व्यवसाय की उपलब्धता करवा पाएंगे। जो सिविल डिफेंस फोर्स बनाने का प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है, जो हर राज्य में अपने अपने स्तर पर बनाई जाएगी, तो आपको लगता है कि उसका जो एक तरह से कहते हैं ना, एक कितना उसका फायदा जेनजी कितना भरोसा कर रहा है, कितना मददगार साबित होगा, वो 27 के चुनाव में भी मिलेगा? और योगी चाहेंगे कि वो जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें ऐसा कुछ? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक आइडिया और एक अपना विचार तो लाल किले से दिया है कि सिविल डिफेंस फोर्स को लेकर। अब राज्य सरकार इसको कितना तेजी से इम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, कितने लोगों को जोड़ पाती है, उनको क्या क्या सहूलियत, साधन, संसाधन, सुविधाएं राज्य सरकार देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार इसमें तेजी से आगे बढ़ेगी, और हो सकता है कि जो 2027 के चुनाव के पहले ये एक बड़े रूप में आकार ले सके। अभी देखना होगी सरकार इसको कैसे लेकर जाती है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी, ये लगभग तय है। यानी महिलाएं साध ली गई, फिर उसके बाद आप जेनजी को साधेंगे। योगी जी ने तो कहा भी था कि भाई हम एक पूरा ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे कि जहाँ पे युवाओं से ही सजेशंस लिए जाएंगे, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग ही बनेगा, और युवाओं के लिए कैसे काम करना है उस पर भी काम करेंगे। तो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन यहाँ 2 पार्ट में कर लिया। निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं, और योगी खुद युवा है, वो समझते युवाओं की बात। राजनीति के उसमें अगर देखा जाए उनकी जो उसमें देखिए 52 साल की अभी उम्र है योगी जी की, और युवाओं के साथ वो लगातार संवाद करते हैं, छात्रों के साथ योगी आदित्यनाथ संवाद करते रहते हैं। तो योगी जी इस बात को समझते हैं कि अब तो बड़ा वोटर है, अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर 37.1 करोड़ वोटर्स युवाओं के इसमें आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आने वाले दिनों में भी तो चुनाव में थोड़ा समय है, हो सकता है राज्य सरकार को युवाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा
योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए लेकर आए, वैसे युवाओं के लिए भी वो कोई ऐसी स्कीम या कोई कुछ स्कीम या कोई एश्योरेंस योजना, या उनको कोई बेरोजगारी भत्ता हो, या कोई व्यवसाय शुरू करने पर उनको 10,000 देने की बात हो, या 50,000 रुपये उन्हें व्यवसाय शुरू करने की हो, या ग्रेजुएट हो गया उसको 25,000 रुपये का एक इंसेंटिव देकर कुछ नया शुरू करने की हो। ऐसा कोई एक मुझे लगता है स्कीम योगी सरकार आने वाले दिनों में लेकर आएगी। आपको लगता है कोई ना कोई, अगर बिल्कुल, जैसे कि युवाओं को महिलाओं लेकर के लिए आए हैं तो युवाओं के लिए भी कोई ना कोई विकल्प, एक रास्ता जो है उन तक मदद पहुंचाने का निकाला जाएगा, उस वोट बैंक को भी साधा जाएगा। लेकिन अखिलेश बहुत बुलिश है पीडीए को लेकर। दो चीजें आजकल अखिलेश जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं, जेनजी को लेकर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सनातनी हो गए वो आजकल पीडीए में पंडित बताते हैं, और उनको ब्राह्मण भी याद आ रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूले पर वो चलना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में अगर अग्रेसिवली ट्विटर से निकलकर जमीन पर चलें तो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला आया उसको अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक लाभ के रूप में देखा, और अखिलेश यादव को लगता है कि भाई इसको अगर मैं राजनीतिक रूप से ठीक से इस्तेमाल करूं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर राम मंदिर पे जुड़ा हुआ था उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए। हाँ। तो अखिलेश यादव की एक राजनीतिक मजबूरी है उसको आगे लेकर जाने की। लेकिन अब अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है उसके कारण बहुत मुश्किल है कि वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास चला जाए। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में उसको उठाते रहे, हाँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसका जिक्र करते रहे। तो अखिलेश यादव से राजनीति किसी भी तरीके से बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। अब वो पीडीए को कभी पंडित कह देते हैं, कभी पिछड़ा कह देते हैं। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया कि 37 सीटें लोकसभा में जीत ली, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि सिर्फ ये 37 सीटें मैंने जीती है, ये अगर विधानसभा में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ मुझे ब्राह्मणों का वोट या बीजेपी सरकार से नाराज एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिल जाता है जो एमवाय समीकरण के अलावा हो, फिर वो ब्राह्मण का हो या वो किसी और कास्ट का हो, तो मैं सरकार बनाने की स्थिति में आ जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है वो अपने राजनीतिक थोड़ा भाग में से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के ऊपर जिस तरीके से एग्रेसिवली बयान दिए, एसआईटी का गठन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट कहने पर एसआईटी का गठन किया, और जिस तरीके से उसके अंदर पारदर्शिता के साथ योगी आदित्यनाथ ने जांच करवाई है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान योगी आदित्यनाथ को मुझे लगता है कि नहीं होने वाला। और जब वो सीधे पूछते हैं कि भाई कृष्ण मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है, कृष्ण जन्मभूमि पर क्या स्टैंड है, और साथ ही साथ सर ऐसा है कि जब योगी हैं खुद भगवाधारी हैं, सनातनी हैं, और उसके सामने अखिलेश हैं जो हनुमान की शरण में आते हैं, राम मंदिर नहीं जाते हैं, केदार धाम बनवाते हैं, पर कंडीशन रख देते हैं कि वो जब धाम पूरा होगा तब राम मंदिर जाऊंगा, तो जनता कितना पचा पाएगी? और कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं तो उनका वोट बैंक तो नहीं छिन जाएगा उनसे? देखिए, अखिलेश यादव को तो बहुत मुस्लिम वोट में तो बहुत चुनौती है। इस बार मायावती बहुत सक्रिय हो गई है। अगर मायावती बहुत ताकत से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से थोड़ा मुस्लिम वोट बैंक और जो पिछड़ा वोट बैंक है वो मायावती के पास जाएगा, क्योंकि मायावती का पूरा बड़ा वोट बैंक अखिलेश के पास शिफ्ट हो गया था। तो अखिलेश को मायावती से भी चुनौती है। उनका भतीजा आकाश आनंद जिस तरीके से अब दोबारा से हमला कर रहे हैं कि अखिलेश मेरे अंकल है, उन पर एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे हैं, तो कांग्रेस को भी इनको देखना है कि कांग्रेस बहुत स्पेशल है, ओवैसी एक उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अभी जो नगीना जो सांसद बने हैं चंद्रशेखर, वो भी एक बड़ी चुनौती है जिस तरीके से उन्होंने एक लोकसभा सीट जीती है। तो अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं और एमवाय समीकरण को सिर्फ बचा के रखना इतना आसान नहीं होगा। बिहार का उदाहरण है कि बिहार में तेजस्वी के बाद मुस्लिम वोट बैंक रहा, यादव वोट बैंक छिटकता है। हमने पिछला पैटर्न भी देखा है, छिटकता है। वो आ गए जिस तरीके से, बाकी की सीट वो बुरी तरीके से हार गए अभी। तो ये सब अखिलेश को दिख रहा है और अखिलेश की कोशिश करेंगे कि उनका एमवाय समीकरण तो जुड़ा रहे, उसके अलावा एडिशनल वोट बैंक आए, तभी वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश की चुनौतियां इस बार बहुत ज्यादा, और इसलिए वो कभी पी से पंडित बोल देते हैं और पी से पिछड़ा बन जाते हैं। वो अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से पीडीए को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, लेकिन आप देखिए ना कि अगर हम बात करें कि अगर अखिलेश को भी समझ में आ गया कि मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं 170 हैं, अगर आपको विपक्ष में बैठना है तो 170 बैठा सकती हैं आपको, लेकिन सत्ता पक्ष में अगर बैठना है तो आपको 80 में सेंधमारी करनी होगी। यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको आपको अपनी तरफ लाना होगा, फिर चाहे वो पीडीए से लाएं, एंटी इनकम्बेंसी से लाएं, राम मंदिर से लाएं, किसी भी मुद्दे से लाएं, जब तक वो नहीं खींच के लाएंगे, आपका एमवाय समीकरण इंटैक्ट भी रहे तो भी आपको सत्ता नहीं दिला सकता। देखिए, 170 पे भले ही मुस्लिम वोटर्स प्रभावशाली है, लेकिन 100% तो अखिलेश के पास जाएंगे नहीं। और अखिलेश सिर्फ अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमानों के दम पे सरकार बनेगी तो ये संभव भी नहीं है। और अखिलेश इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर निर्भर रहने से बेहतर ये है कि मैं और वोट बैंक अपने साथ जोड़ूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश के वोट बैंक में लगभग 10% का फर्क है। तो ये पाटपन अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब अखिलेश क्या करते हैं,
योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं और योगी जब होंगे तो हिंदू का वोट योगी से टूटे ये संभव नहीं है। योगी जी का जो हिंदुत्व का ऑरा है, जो जिस तरीके से वो भगवा ड्रेस पहनते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने काशी की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने मथुरा की बात की है, जिस तरीके से लगातार हिंदू से कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, जिस तरीके से वो आजम खान का जिक्र अभी भी उन्होंने कहा कि 47 में बटे थे तो क्या हुआ था। शिवपाल यादव ने भी जो कहा कि आजम खान को होम मिनिस्टर बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे, उसको भी जिस तरीके से यूज किया है, तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, समझदार वोटर इस बात को जानता है कि 2012 से लेकर 2017 का अखिलेश का कार्यकाल देखा है और फिर 2017 से 2027 योगी का देखा है, तो उनको फर्क नजर आता है कार्यकाल का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अखिलेश के पास योगी का कार्यकाल देखे जाने वाला है। अखिलेश कोशिश कर रहे हैं और राजनीति से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत योगी जी की होने वाली है। एडवांटेज अभी योगी जी को है। सर एक और एक आखिरी सवाल, जो एक चीज कुछ जो तमाम जो ट्रैकर्स होते हैं, जो आपके तमाम सर्वेयर्स होते हैं, वो ट्रैकर्स डाल के रखते हैं। तो अभी जो शुरुआती ट्रैकर्स में कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो रुझान में ये कह रहे हैं कि एमएलए से बहुत ज्यादा डिसैटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। योगी अच्छे लगते हैं, मोदी अच्छे लगते हैं, लेकिन एमएलए अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा हर चुनाव में होता है कि जो लंबे समय से विधायक होता है उसका जनता से संपर्क कट जाता है, तो नाराजगी रहती है, तमाम चीज़ों को लेकर काम नहीं हो पाता, कई शिकायतें रहती है, जो समझ कर वोट दिया वो काम नहीं हुआ उसको लेकर शिकायतें रहती है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा अपने टिकट काटने में तो परफेक्ट है। वो बिल्कुल उसमें भारतीय जनता पार्टी लिहाज नहीं करती कि वो कितना पुराना लीडर है और कितने लंबे समय से रहा है या वो किस कास्ट के अंदर आता है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े ऐसे जो जिनके खिलाफ शिकायत है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी खुद सर्वे करती है, फीडबैक लेती है, राष्ट्रीय सेवक संघ का फीडबैक जाता है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट तय करती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़े मात्रा में टिकट कटेंगे और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, पार्टी उन्हें चुनाव में टिकट नहीं देगी, तो जनता की नाराजगी पार्टी टिकट करके आदि दूर कर देगी। ठीक है सर, ऐसी कोई आप बताएं कि अखिलेश के लिए, मतलब ठीक है योगी जी को एडवांटेज तो आपने दिखा दी, लेकिन अखिलेश जी को भी थोड़ा बता दीजिए कि जीत के रास्ते के लिए कहाँ चले वो। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ, जीतना संभव नहीं है। अखिलेश यादव अपनी स्थिति सुधार ले वो उनके लिए बहुत होगा। चुनाव तो अखिलेश यादव नहीं जीत सकते। मुझे लगता है जो 5 साल का कामकाज रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वो करते रहे, और योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कार्यकाल, अखिलेश के लिए कोई टिप्स या कोई सलाह नहीं है? मुझे नहीं लगता कि देखो, अखिलेश यादव तो एमवा समीकरण छोड़ नहीं सकते और वो कितनी भी कोशिश कर ले कि वो हिंदुत्व के वोट की तरफ बढ़े, उनका जो बैगेज है उनके साथ मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का, वो उनके साथ जुड़ा और वो उससे बाहर निकलेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है अखिलेश यादव उतना भी अपने पास बचा कर रख लेते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए सर, देखते हैं अभी धीरे धीरे। अभी तो चुनाव जो है, जैसे कहते हैं ना कि बस अभी सुबुगाहट शुरू हुई है। हालांकि अखिलेश ने कहा कि भाई समझो चुनाव आ ही गया, और लोगों से कहा कि बड़ा ध्यान से बोलिए, समझ के बोलिए, मौका मत दीजिए आप बीजेपी को। तो अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है, नए समीकरण बनने बाकी हैं, बयानों के तीर चलने बाकी हैं। तो कैसे कैसे ये चुनाव जो है, जिसे कहते हैं हीट अप होगा, बॉइल्ड अप होगा, लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल समीर जी कह रहे हैं कि महिला, युवा, सनातन सब योगी जी ने साध लिया है। पीडीए का कोर्स करेक्शन मंत्रिमंडल से लेकर जमीन तक हो चुका है। तो फिलहाल तो क्लियर कट एडवांटेज योगी जी ही नजर आ रहा है। सर, आप इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए हमारे इस शो में इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।